दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 14 तक के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 5000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आपको वहां पर पीडीएफ लिंक इसका मिल जाएगा। और अभी इस वीडियो में आपको लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 14 के सभी फॉर्मूले को एकदम अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फिजिक्स में फुल मार्क्स चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और आप अगर 2021 में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं अल्फा अचीवर्स बैच। ये बेसिकली क्रैश कोर्स बैच है जिसमें आपको कम समय में सभी चैप्टर्स का रिवीजन कराया जाएगा। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे जो आपको बताएंगे कम समय में आप कैसे नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्ट इनरोल कर लोगे। वहां पर एक कोड मांगेगा, कोड में आपको जो आपको स्क्रीन पर कोड दिख रहा है वो उस पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस करने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बिना कहीं पर स्किप किए, क्योंकि एक वीडियो से आपके सभी चैप्टर के फार्मूले जो है तैयार हो जाएंगे। अगर आपके सभी चैप्टर के फार्मूले अच्छे से तैयार हो गए तो समझ लीजिए आपको जो है 20 से 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया। अगर आपको फार्मूले सभी चैप्टर के अच्छे से तैयार हो गए हैं तो 20 से 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। इतने नंबर के न्यूमेरिकल जो है आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में कौन से फार्मूले हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो आपका सबसे पहला और बेसिक फार्मूला है वैद्युत आवेश। Q बराबर क्या होता है, Ne, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E जो है क्या है, एक आवेश पर चार्ज। एक आवेश पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। और Q जो है टोटल आवेश है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम बराबर N × 1.6 × 10⁻⁻19। ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, इससे इधर गुणा है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। आप आसानी से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम है। ओके स्टूडेंट, ये आपका कूलाम का नियम, जहाँ Q1 Q2 क्या है, दो स्थिर चार्ज है और r उनके बीच की दूरी है। ठीक, बहुत से आवेश, अगर यही हमारे जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज दो चार्ज है तो इनके बीच में हम कूलाम के नियम से आसानी से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² करके निकाल सकते हैं। लेकिन कई सारे चार्ज हों तब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब कई सारे चार्ज हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जानते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश को, ठीक है, ले आने में या किसी भी परीक्षण आवेश को रखने पर वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या करता है, एक वैद्युत बल लगाता है। ठीक है, कितना वैद्युत बल लगाता है, उस वैद्युत बल में अगर हम उस परीक्षण आवेश से भाग कर दें तो जो निकल के आता है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है। यानी कि E = एक फार्मूला आपका F/Q होता है और इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन पर कूलाम होता है। और F की अगर आप वैल्यू रखेंगे तब आपको ये फार्मूला मिलेगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर। F का मतलब यहाँ पे न्यूटन, कूलाम का नियम आप अप्लाई करेंगे फिर ये फार्मूला आपको निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो फार्मूला लिखा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये कई सारे निकाय हो तो उनकी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। E बराबर हर एक चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्टली सम कर लो, जो आएगा वो आपका रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, φ = होता है EA cos, यहाँ पे cos थीटा होगा। ठीक है, cos थीटा, क्वेश्चन मार्क लिखा है ना वहाँ पे cos थीटा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी एक दूसरे से अल्प दूरी पर समान परिणाम के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अगर रखे हुए हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इसके अगर हम आघूर्ण की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और गुणे दोनों के बीच की कुल दूरी। तो दोनों आवेशों में से कोई अगर आप एक आवेश लेंगे तो कोई आवेश मान लेते हैं हमने ले लिया Q, गुणे इनके बीच की दूरी कितनी है 2L, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा 2QL। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? एकदम क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 2p/r3, जहाँ पे p बराबर क्या है 2QL यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0 p/r3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट फार्मूला। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा? तो टाउ बराबर होता है p वेक्टर p, ठीक है, और गुणे वेक्टर e यानी कि PE साइन थीटा, जहां पे p बराबर क्या है 2QL। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ तो इसकी जगह आपका थीटा होगा। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या कहता है? किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आप, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की गॉस के नियम का स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का Q/ε0 गुना होता है। ये आपका स्टेटमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकाली जाए तो कितनी होती है? E होता है, ठीक है, यहाँ पे A नहीं रहेगा बल्कि सिग्मा रहेगा। सिग्मा क्या हो जाएगा Q/L, ठीक है। क्लियर? तो सिग्मा या E सिग्मा/2πε0, जहाँ पे R क्या है उस बिंदु की दूरी है, जहाँ पे सिग्मा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व है, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या को हम सिग्मा से कहते हैं। और अगर कुल आवेश हमको निकालना है तो जो आवेश घनत्व दिया है उसमें चालक तार की लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर यहीं पे आपके अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपान, ठीक है, E यहाँ पे सिंबल गलत बन गया, ये होगा सिग्मा/2ε0, सिग्मा/2ε0, जहाँ पे यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा Q/A, क्योंकि चादर की बात है तो चादर में एरिया होता है, ठीक है। अगर तार की बात करोगे तो यहीं A की जगह L हो जाएगा क्योंकि तार में लंबाई होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो वैद्युत विभव का क्या फार्मूला होता है? वैद्युत विभव स्टूडेंट फार्मूला होता है W/Q0, ठीक है। वैद्युत विभव बराबर होता है W/Q0, W जहाँ पे कार्य है, Q जो है परीक्षण आवेश है। विभवांतर की बात करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर यानी विभवांतर यानी विभवों में अंतर। मान लेते हैं बिंदु A और बिंदु B, दो हमारे पास पॉइंट हैं, एक A है V है, यहाँ पे विभव VA है, यहाँ पे विभव BB है। अगर इनका विभवांतर देखा जाए तो V क्या हो जाएगा, दोनों विभवों का अंतर VV माइनस VA जो आएगा वो आपका विभवांतर हो जाएगा। और ये होगा कितना? किसी भी परीक्षण आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उन कार्यों का अंतर हम निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको परीक्षण आवेश से भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभव, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला यही होता है VR 1/4πε0 Q/R। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है? ठीक है, तो विभव प्रवणता -dB/dR होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डायरेक्टली फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए वैद्युत कहाँ चला गया? ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया? वो मिल गया, सॉरी यहाँ पर ठीक। वैद्युत आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो अगर कोई आवेश का निकाय है तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा जो है का फार्मूला VR 1/4πε0 Q1 Q2/R12, ठीक है। इसी तरीके से अगर कई होंगे तो इसी में सब जुड़ दे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा टाउ बराबर क्या फार्मूला होता? बाह्य
स्थितिज ऊर्जा जो है, ठीक है, या आप जिसको कह सकते हैं द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो है, U इजकल टू क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और इसका जो फार्मूला है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का जो स्टूडेंट फार्मूला है तो वो आपका होता है W इजकल टू, ठीक है, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, U इजकल टू हो जाएगा आपका माइनस पी ई कॉस थीटा। यहाँ पे आपका गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे U इजकल टू होगा, क्या होगा, U इजकल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर, ये गलत प्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर दिया है भाई PDF डिपार्टमेंट ने, ठीक है, चलिए वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता जो है C बराबर होता है Q अपान B। अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला जो होता है C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहाँ पे D जो है प्लेटों के बीच की दूरी है और ये प्लेटों का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर उसी में हम किसी परावैद्युतांक माध्यम कोई K भर देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती, कितनी बढ़ जाती, K गुना। तो क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट KA बाई D। नेक्स्ट है संधारित्रों का समायोजन। तो संधारित्रों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा जो है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर बात करें तो ये फार्मूला निकल के आता है और समांतर क्रम की ये फार्मूला बिल्कुल आपके प्रतिरोध का उल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा U इजकल टू या W इजकल टू होता है हाफ CB स्क्वायर, ठीक है, हाफ CB स्क्वायर, जहाँ पे यहाँ पे थीटा लिखा हो, थीटा की जगह स्टूडेंट Q होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक जो है PDF डिपार्टमेंट ने कर दी है तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए, हम समझाते चल रहे हैं। यहाँ पे थीटा इजकल टू जहाँ जहाँ थीटा लगा लिखा है उसकी जगह पर आप Q लिखेंगे, ओके स्टूडेंट। और अगर ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व U इजकल टू होता है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, E स्क्वायर इंटू AD। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट फार्मूलों की तरफ। तो सबसे पहले तो आप धारा घनत्व, ठीक है, या विद्युत धारा I इजकल टू क्या होता है, Q बाई J, ठीक है, यहाँ पे J नहीं होगा, विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, Q बाई T, क्लियर। और धारा घनत्व J इजकल टू हो जाएगा I बाई ये सही लिखा हुआ। ओम का नियम अगर देखा जाए तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम इजकल टू जो फार्मूला B प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट या V इजकल टू IR होता है या RI होता है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस की जगह इक्वल टू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध होता है I बराबर NEA VD। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, रो इजकल टू, ये P नहीं होता, विशिष्ट प्रतिरोध रो इजकल टू होता है E बाई J या रो इजकल टू रो L बाई A, ठीक है, रो A बाई L। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता। अगर हम किसी भी प्रतिरोध का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति फी इजकल टू क्या फार्मूला था, VI, या इसी को ओम के नियम से आप B इजकल टू IR रखेंगे तो एक नया फार्मूला आपको बन जाएगा I स्क्वायर R। या अगर आप दूसरा फार्मूला रखेंगे तो ये तीन फार्मूले जो है V इजकल टू IR, आप इसी में बदल बदल के वैल्यू रखते जाइए, अलग अलग फार्मूला आपको मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। हालांकि मिश्रित क्रम भी है लेकिन मिश्रित क्रम हमको नहीं पढ़ना था, ठीक है। तो ये दो संयोजन है। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये फार्मूला होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये फार्मूला होगा, बिल्कुल आपके संधारित्र का उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल का विद्युत वाहक बल। अगर कोई सेल है तो उसका विद्युत वाहक बल E इजकल टू हो जाएगा V प्लस IR, ठीक है, V प्लस IR। आंतरिक प्रतिरोध अगर की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नहीं तो वो ये विद्युत वाहक बल है EI/R बटे I, ठीक है। चलिए किरचॉफ का नियम देखिए भाई, किरचॉफ के दो नियम हैं, ठीक है, एक संधि का नियम, दूसरा वोल्टेज का नियम। तो संधि का नियम क्या कहता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरा
जो लूप का नियम है, ठीक है, किसी भी बंद पास में, ठीक है, किसी भी बंद पास से संबंधित धारा और उसमें लगे हुए प्रतिरोधों का संगत गुणनफल उस बंद पास में लगे हुए वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो आपका हो जाएगा समेसन आई आर इक्वल टू वी, ओके, आई आर इक्वल टू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ह्वीटस्टोन सेतु। तो ह्वीटस्टोन सेतु का फार्मूला तो भाई सभी के जुबान पर रटा होगा, और ठीक उसी तरीके से आपका मीटर सेतु का भी फार्मूला है, ओके स्टूडेंट, और उसी से रिलेटेड आपका विभव मापी है। तो ये सब ह्वीटस्टोन सेतु का फार्मूला है, ये मीटर सेतु का है, ठीक है, ये विभव मापी का है। तो ये सारे फार्मूले आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चैप्टर नंबर 4 का अगला फार्मूला है लारेंज बल। लारेंज बल एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी वी, ठीक है। जहाँ पे विद्युत और चुंबकीय अगर दोनों क्षेत्र उपस्थित हैं तो ऐसी कंडीशन में लारेंज बल जो है आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अगर केवल विद्युत क्षेत्र है तो एफ इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। अगला फार्मूला है किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ जो आपको बीच में स्मॉल एक्स की तरीके से दिख रहा है, हालांकि वो स्मॉल एक्स नहीं है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हुआ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या हो जाएगा, जो उसको अब केंद्र बल मिलता है, कहाँ से मिलता है, लारेंज बल से मिलता है, यानी mv²/r। तो यहाँ से आपका परिक्रमण काल निकल जाएगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे बात साइक्लोट्रॉन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है स्टूडेंट, आपका बायो-सेवर्ट का नियम। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कोई अगर वृत्ताकार पास है तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, एम्पियर का परपथीय नियम। तो एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परपथ के एलांग चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, यानी होल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, और आई क्या है, उस में बहने वाली धारा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर परिनलिका की बात की जाए तो परिनलिका में की भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई और गुणे एन, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या, ठीक। टेराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, टेराइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसमें आपका बायो-सेवर्ट का नियम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो परिनलिका वाला है उसमें आपका एम्पियर का परपथीय नियम। दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल, तो दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, ठीक है, बटे R इंटू एल, जहाँ पे R क्या है, दोनों चालक तारों के बीच की दूरी है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण, ठीक है। तो विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण कितना होगा, और चुंबकीय बल आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय बल आघूर्ण M इक्वल टू हो जाएगा IBA, IBA, ठीक है। वो T नहीं लिखा, I लिखा हुआ, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चुंबकीय बल आघूर्ण को हम कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो टाउ इक्वल टू, अगर n फेरे हैं तो टाउ बराबर ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर कोई वृत्ताकार पास है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है वो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू, ठीक। परिक्रमीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम इक्वल टू -e अपॉन 2m v इंटू एल, ठीक है। चल कुंडली का एल्वेनोमीटर का क्या फार्मूला है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर आपको निकालने के लिए दे दिया, टाउ बराबर NIAB लगाएंगे, बल आघूर्ण के फाई निकालना हो तो भी यही आपका फार्मूला, बल आघूर्ण, ठीक है, टाउ बराबर या के फाई। यहाँ पे जहाँ ज़्यादातर आपको जो है फाई पूछ लेता है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, NIAB अपॉन के, ठीक है, ओके स्टूडेंट। चलिए चैप्टर नंबर 5 में कुछ खास ज़्यादा फार्मूले नहीं है, पूरा थ्योरी का चैप्टर है। पहला इसमें एक ही फार्मूला, उदासीन बिंदु अगर आपको कहीं पर निकालना है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, और चुंबकन तीव्रता का एक फार्मूला है, ठीक है। और अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम BE माने तो क्षैतिज घटक H इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE cos थीटा,
और ऊर्ध्व घटक v इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ई साइन थीटा, ठीक है, ये फार्मूला। और एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर वर्टिकल v, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी ई स्क्वायर, जहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, एच क्या है, ठीक है, ऊर्ध्व घटक है, और यहाँ पे एच जो है ये क्षैतिज घटक है, वी ऊर्ध्व घटक है, ठीक है। और अगर आपसे दिक्पात कोण या tan थीटा पूछे, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू, तो ये जो है आपका हो जाएगा वी वाई एच, ठीक। ये इतने फार्मूले थे इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में पहला चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यहाँ पे डी एस क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है, स्मॉल क्षेत्रफल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है, जहाँ पे डी फाई बाई डी टी क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है, आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप फार्मूला यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो अगर प्रेरित धारा की बात करें तो प्रेरित धारा अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा ई बाई आर, और ई की वैल्यू ऊपर से रख लो, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया गया है, तब यहाँ पे एक कांस्टेंट एन लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर v इक्वल टू, अगर प्रेरित विभवांतर हमको निकालना हो तो वी वी एल, ठीक है, जहाँ पे ये कैपिटल बी यानी बॉय वाला बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ये जो वी है वो वेलोसिटी है, और एल जो है क्या है, लंबाई है। स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण क्या होता है, और स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट आपका एल इक्वल टू एन फाई बाई आई, ठीक है, या एल इक्वल टू माइनस ई अपान, एल इक्वल टू माइनस ई अपान माइनस डी आई बाई डी टी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ठीक। कोई अगर परिनलिका है तो परिनलिका का स्वप्रेरकत्व को निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये नीचे वाला, ठीक है, ये। उसी तरीके से समतल वृत्ताकार कुंडली है तो उसका अगर आपको स्वप्रेरकत्व निकालना हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। कुंडली में संचित ऊर्जा निकालनी हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। कंप्यूटर वाला पीडीएफ मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी आप आगे देख रहे थे कि छोटी छोटी जो है उसमें मिस्टेक थी, इसलिए जो हमने कहा भाई आप लोगों को हम हाथ से लिख के दे देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगर प्रेरकों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या फार्मूला बनेगा, प्रेरक और प्रतिरोध, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक जैसा है। जैसे हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं ठीक उसी तरीके से प्रेरकत्व का भी संयोजन होगा, ठीक। दो समतल कुंडलियों के बीच अगर अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और दो कुंडलियों के बीच समतल की, ध्यान दीजिएगा यहाँ समतल वर्ड इस्तेमाल है तब ये फार्मूला, और अगर दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना होगा तब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में जो है अगर प्रतिरोधक पर एसी केवल एक परिपथ में केवल और केवल आपका प्रतिरोध लगा है तो ऐसे कंडीशन में परिपथ में जो बहने वाली धारा हो जाएगी वो ये होगी, ठीक है। और धारा का औसत यानी कि माध्य मान कितना हो जाएगा आई आर एम एस, आई जीरो बटे मैक्सिमम वैल्यू, यानी धारा के अधिकतम मान को अगर हम √2 से भाग कर दें तो वर्ग मूल, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान निकल आ जाएगा। और अगर परिपथ में केवल एक शुद्ध इंडक्टेंस यानी कि एल लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में धारा का ये फार्मूला होगा, और अगर शुद्ध प्रेरकत्व यानी कि संधारित्र यानी कि सी लगा हो तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे धारा के लिए, ओके। और अनुनाद की कंडीशन के लिए स्टूडेंट धारा अधिकतम धारा आई बराबर क्या हो जाएगा वी एम बाई जेड, जहाँ पे वी एम क्या है मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, और जेड इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्सएल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, सॉरी एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ठीक है, एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा एल, और एक्सी इक्वल टू जो है एक्सी इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्सी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी परिपथ में अगर शक्ति गुणांक आपको निकालना हो, ठीक है, शक्ति गुणांक P इक्वल टू क्या फार्मूला होता है आई स्क्वायर जेड।
और बाकी ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलसी दोलन और ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में। सबसे पहले तो आपको इसमें विस्थापन धारा का फार्मूला याद होना चाहिए। विस्थापन धारा आई डी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे डी फाई ई बाई डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन है। और इसी विस्थापन धारा को यूज करते हुए मैक्सवेल ने एक समीकरण दिया था और उस समीकरण ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गॉस की परिमेय। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की परिमेय ये है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की परिमेय ये है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, विद्युत चुंबकीय की बात है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में अंतर समझिएगा। विद्युत चुंबकीय के लिए गॉस की परिमेय क्या है, विद्युत चुंबकीय यानी कि वहाँ आवेश की बात हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश नहीं है तो क्यू की जगह जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। ये सारी चीज़ें जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमने राइट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो सिंपली सबको पता है क्या संबंध है। ठीक है, गोलीय दर्पण का सूत्र 1/f=1/u, ये 1/v+1/u होगा। ठीक है, ये v है। नेक्स्ट है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन m फार्मूला होता है h'/h, जहाँ पे h' क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे ये वस्तु की लंबाई, या इसी को आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी माइनस v/u। ठीक है, किसी माध्यम में, ठीक है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर b हो तो माध्यम का जो अपवर्तनांक n का फार्मूला बनेगा वो ये है। ठीक है, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए आपकी v है और निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी c है, तो अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n, या n इक्वल टू हो जाएगा c/v। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Wng इक्वल टू Ang/AnW। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से दिया है, यदि पहले तथा दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 तथा v2 हो और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा और लैम्डा 2 हो, तो ऐसी कंडीशन में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n, ठीक है, 1n2 बराबर v1/v2 या लैम्डा 1/λ2। ये आपका फार्मूला है। गोलीय अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का ये फार्मूला है। ठीक है, अपवर्तन का अगर सूत्र आपसे पूछा जाए, अगर आप यहाँ पे क्या करो, n2 से भाग कर दो, क्या करो, n2 से भाग कर दो या n1 से भाग कर दो, तो अगर आप n1 से भाग करेंगे तो आपको एक दूसरा समीकरण बन के आएगा। ठीक है, क्या बन के आएगा, मान लो n1 से भाग कर रहे हो तो n2/n1 ये हो जाएगा क्या, आपका अपवर्तनांक बटे v -1/u इक्वल टू n2/n1 -1/r। ठीक है, नेक्स्ट है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। अगर आपका कोई पतला लेंस है तो उसके लिए अपवर्तन का सूत्र 1/f इक्वल टू क्या होता है, n-1, जहाँ n क्या है, अपवर्तनांक है 1/r1 -1/r2। वर्ण विक्षेपण क्षमता W इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ/Δy, जहाँ पे Δy क्या है और थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इक्वल टू Δv, यानी कि विक्षेपण कोण है। ठीक है, Δv जो है बैगनी रंग का विक्षेपण कोण और Δr जो है आपके रेड का विक्षेपण कोण है। ठीक है, और Δy जो है LO यानी पीले रंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरदर्शी वाला, हालांकि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, हटा दिया गया भाई, मौज करो कोरोना की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं व्यतकरण में अगर दो तरंगे एक साथ चल रही हों, अगर उनकी परिणामी तीव्रता की बात की जाए तो ये परिणामी तीव्रता का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर अलग अलग उनकी तीव्रता I1 और I2 हैं तो परिणामी तीव्रता I बराबर इस फार्मूले से आप निकालेंगे। कलांतर और पथांतर में अगर आपसे संबंध पूछा जाए व्यतकरण के केस में तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। समपोषी व्यतकरण के लिए पथांतर अगर देखा जाए तो समपोषी व्यतकरण के लिए पथांतर का ये फार्मूला होता है I, और जहाँ पे I बराबर क्या होता है, I मैक्स इक्वल टू होता है K A1 + A2, जहाँ पे A1 क्या है आपका आयाम है और A2 जो है दूसरे तरंग का आयाम है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर अंक के प्रयोग में आपसे अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी जाए तो ये फार्मूला, अदीप्त फ्रिंज के लिए ये फार्मूला। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है। और फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला थीटा बराबर क्या होता है, λ/d, λ/d
टी, जहाँ पे ये क्या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और डी जो है स्लेटों के बीच की दूरी है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11। इसका जो नेक्स्ट मतलब इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करेगा तो इससे ज़्यादा इसकी गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई धातु है, इस पर लाइट पड़ी और यहाँ से आपके जो है फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम मैक्सिमम गतिज ऊर्जा हो सकती है वो यही इतनी हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, जहाँ पे एच क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट है, न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या है। ठीक है, और न्यू जीरो क्या है, निरोधी विभव। ठीक है, आगे देखिए, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। और फोटान की अगर आपसे गतिज ऊर्जा पूछती है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, फोटान का संवेग पूछता तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फोटान का तरंगदैर्घ्य पूछता तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि एक क्वेश्चन हमने आपको रिसेंटली में करवाया था। ठीक है, जहाँ पे फोटान का द्रव्यमान और फोटान का संवेग पूछा था और तरंगदैर्घ्य, दोनों चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी गई थी, तो ये दोनों फार्मूला आप यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फोटान का गतिक द्रव्यमान m इक्वल टू क्या फार्मूला, अगर कोई फोटान हमारा गतिक अवस्था में है तो उसके लिए अगर उसका द्रव्यमान निकालना हो तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे। कण की गतिज ऊर्जा के हो तब तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा, h/√2m के, या अगर उसको b विभवांतर से त्वरित किया गया हो तो ऐसी कंडीशन में ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये b विभवांतर से जब त्वरित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 12, कोणीय संवेग। किसी भी, जैसे मान लीजिए एक नाभिक है, नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जैसे मान लो ये हमारा एक नाभिक है, इसके चारों ओर किसी भी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन अगर आपका गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, स्टूडेंट वाह स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बन गया है उसका जो कोणीय संवेग होगा h/2π, जहाँ पे h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में, अगर हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की बात करें, हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बात करने का मतलब है जिसमें जो है हमारे केवल और केवल एक प्रोटॉन हो, ठीक है, न्यूट्रॉन ना हो, तो इस प्रकार का अगर कोई परमाणु है तो उसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें, उसके अस्थायी कक्षा की त्रिज्या, तो त्रिज्या का ये फार्मूला है। ठीक है, उसके त्रिज्या का ये फार्मूला है, और उसके कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी वो निकालने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा अगर आपको निकालनी हो तो आपके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, और आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की एनोई, अगर किसी एनोई कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -RHc/n², जहाँ पे RHc यहाँ पे तीनों चीज़ें आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, तो बचा क्या केवल का आपका n², जहाँ R जो है रेड वायर कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, C लाइट स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 13 है नाभिक की त्रिज्या। अगर आपसे नाभिक की त्रिज्या पूछ रहा है तो नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। नाभिक का घनत्व अगर आपसे पूछता है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। बंधन ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, इस पर हमने आपको 1-2 क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली मैंने पिछले ही वीडियो में जो है करवाया था। तो कण के न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान माइनस कण का वास्तविक द्रव्यमान गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये जो निकल के आएगा अगर आप 931 से नहीं गुणा करेंगे तो ये वैल्यू AMU आएगी, और एक AMU बराबर होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और यहीं अगर आपसे द्रव्यमान क्षति की बात करें, ठीक है, द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा या, तो ये जो निकल के आएगा यही आपकी द्रव्यमान क्षति भी है। ठीक है, यही आपकी द्रव्यमान क्षति भी है। और प्रति न्यूक्लियन अगर बंधन ऊर्जा पूछता है तो बंधन ऊर्जा में आप न्यूक्लियनों की कुल संख्या से भाग कर दीजिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपकी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, और जो चैप्टर नंबर लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 14, उसमें कोई खास फार्मूले नहीं है जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। जो फार्मूले थे भी, ठीक है, वो जिनर डायोड से संबंधित फार्मूले थे, और जिनर डायोड आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके इतने
फार्मूले थे पूरे फिजिक्स में। इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी फार्मूले मैंने आपको बताए हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद भी अगर किसी को न्यूमेरिकल करने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक वीडियो का लिंक दे दे रहे हैं जिस पे हमने आपको समझाया है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सॉल्व करें। वहाँ पे सारी डिटेल मैंने जो है आपको समझाया है। उस वीडियो को देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमको न्यूमेरिकल करना। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।